प्रधानमंत्री ने कहा मेरे रगों में गर्म खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। तो सनसनीबाजों की टंडाल चौकरी ने कहा कि सिंदूर जहरीला होता है। लेकिन भारत ने जब पाकिस्तान को पस्त किया तो जो मिसाइलें पस्त हुई, जो उनके रडार पस्त हुए, वो चाइनीज और अमेरिकी माल। दुनिया भर में अमेरिका और चाइना की बदनामी हुई कि एकाएक ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ने वाले लोग एस जयशंकर के पीछे पड़ गए। इन सबको लगता है कि जयशंकर नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति, जयशंकर अमित शाह की तरह घाघ नहीं है। 2007-8 में बताया जाता है कि राहुल ने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली और 2008 का वो दस्तावेज के माध्यम से सुब्रमण्यम स्वामी पूरा सबूत अदालतों में दे रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? आज 24 मई है, पूरे 1 महीने हो गए। 1 महीने किस चीज की? देश के गृह मंत्री अमित शाह और एस जयशंकर की मुलाकात महामहिम राष्ट्रपति से हुई और तब से मैं कह रहा हूं कि एस जयशंकर और अमित शाह का संयुक्त रूप से भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो मुलाकात खास थी और उस मुलाकात में जो दस्तावेज थे वही राहुल गांधी की तबाही और बर्बादी की दस्तावेज। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो वारदात हुई, जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया और उसका मजाक कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम उड़ाता रहा। प्रधानमंत्री ने उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, कांग्रेस के इकोसिस्टम के चिरकुटों की टोली, चांडाल टोली, उस ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा मेरे रगों में गर्म खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। तो सनसनीबाजों की चंडाल चौकरी ने कहा कि सिंदूर जहरीला होता है, उसे खाने से इंसान मर सकता है, तो फिर रगों में सिंदूर कैसे बह सकता है? इन चुट्टों को यह समझने में देर हो रही है कि लोग कहते हैं कि हमारे नसों में, हमारे खून में राष्ट्रवाद धधक रहा है। इसका मतलब नहीं कि कोई नस काट करके ढूंढेगा कि राष्ट्रवाद है या नहीं। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे खून में तमिलनाडु का सॉइल है, मिट्टी है। तो इन चंडाल चौकरी ने अपने आका राहुल गांधी की के नस को काट करके नहीं देखा कि उसके खून में तमिलनाडु का सॉइल है या नहीं। चंडालों की चौकड़ी को सुपारी दी गई है अब एस जयशंकर के खिलाफ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का जलवा पूरी दुनिया में है। आज की तारीख में वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय विदेश मंत्री हैं। भारत के इतिहास में इतना कर्मठ, इतना सुयोग्य विदेश मंत्री कोई नहीं हुआ। सही मायने में मोदी ने नवरत्न चुना है जयशंकर के रूप में। आज जो पिछले एक दशक में, मैं एक दशक कह रहा हूं, एक दशक में जो भारत की विदेश नीति और भारत का जलवा दुनिया में बढ़ा है, उसमें एस जयशंकर की बड़ी भूमिका है। जयशंकर पिछले 6 साल से भारत के विदेश मंत्री हैं, लेकिन सुषमा जी जब 5 साल देश की विदेश मंत्री रहीं, उस समय मोर्चा सही मायने में जयशंकर नहीं संभाला हुआ था। आज एस जयशंकर की वजह ही है कि 57 बाप अपने ढूंढने वाले को बाप नहीं मिल रहा। 57 बाप में से एक तुर्की को छोड़ दीजिए तो पाकिस्तान का कोई बाप नहीं बचा। इसमें बड़ी उपलब्धि जयशंकर की है। रसिया और यूक्रेन वार के बीच भी दोनों देशों के साथ बराबर संबंध रखना और अमेरिका के लगातार दबाव के बाद भी खनिज तेल रसिया से ही लेना, क्योंकि ये भारत के लिए है, ये पहला डायलॉग जयशंकर का ही था। जब अमेरिका ने दबाव डाला तो जयशंकर ने कहा इंडिया फर्स्ट, हमारे लिए इंडिया प्रायोरिटी है और हमें जहां से सस्ता सुलभ चीजें मिलेंगी, भारत के हित में जो चीजें मिलेंगी हम खरीदेंगे। जबकि अमेरिका लगातार दबाव डाल रहा था रूस से कोई बिजनेस नहीं करने के लिए। जयशंकर ने जब ये बोला तो सबसे बड़े दुश्मन देशों में भी जयशंकर का जय जय होना शुरू हुआ। आज पाकिस्तान सबसे ज्यादा खौफ यदि किसी से खाता है तो वो अजित डोभाल और एस जयशंकर से है। जयशंकर का जलवा ऐसा है कि ट्रंप फीके पड़ने लगे हैं। दुनिया के 32 देशों में जो भारत का प्रतिनिधि मंडल गया है, वो पूरी तरह से जयशंकर की प्लानिंग है। 5 से लेकर दर्जन भर के प्रतिनिधि मंडल एक एक प्रतिनिधि मंडल में
5 से लेकर दर्जन भर सांसद और विशेषज्ञ गए हैं, लेकिन एस जयशंकर जहां गए वो अकेले गए। एस जयशंकर उन महत्वपूर्ण देशों में गए जहां भारत के साथ करबे रिलेशन हो चुके हैं वर्तमान में। एस जयशंकर जर्मनी और नीदरलैंड, साथ में डेनमार्क गए। ये वो देश हैं जो पाकिस्तान को आज की तारीख में सबसे ज्यादा आर्म्स सप्लाई करने लगा है। भीख खत्म होने के बाद पाकिस्तान पर अमेरिका और चाइना का रहम कम हुआ, लेकिन भारत ने जब पाकिस्तान को पस्त किया तो जो मिसाइलें पस्त हुई, जो उनके रडार पस्त हुए, वो चाइनीज और अमेरिकी माल थे। दुनिया भर में अमेरिका और चाइना की बदनामी हुई। ऐसे कंडीशन में जर्मनी, नीदरलैंड और डेनमार्क को लगा कि उसका माल ज्यादा मजबूत है और दुनिया में उसका सम्मान बढ़ेगा, उसकी मार्केटिंग बढ़ेगी। इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ यह समझाने के लिए कि वो एक देश नहीं है, आतंकी संस्था है। और ये लाइन एस जयशंकर की है कि दुनिया भर में वो मैसेज दे रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में आतंकवाद पर हमला किया, पाकिस्तान की सेना बीच में आ गई। क्या स्टैंड था भारत के विदेश मंत्री का जो दुनिया भर को ये समझाने की कोशिश है? दरअसल अब तक भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट किया है, अब भारत दुनिया भर से पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा है। इसमें बड़ी भूमिका जयशंकर की है। तो जो इतना बड़ा नायक उभर कर सामने आ रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय का अजीत डोभाल है ये, जिस जयशंकर से प्रधानमंत्री मोदी को लंबे समय तक लंबी उम्मीद है, जयशंकर की उम्र अभी भी अजीत डोभाल से कम है और ज्यादा स्वस्थ नजर आते हैं। ऐसे में जयशंकर को प्रधानमंत्री मोदी भारत के हित में लंबी रेस का घोड़ा मानते हैं। उस जयशंकर की बर्बादी और तबाही की वजह क्या है? क्यों ये चाहते हैं कि पूरा इकोसिस्टम, आप देखेंगे तो कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम जयशंकर को खलनायक बनाने में लग गया है। क्या ऐसी वजह हो सकती है कि भारत द्रोही जयशंकर को खलनायक बनाने में लगे हुए हैं? तब आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जब पहलगांव का मामला चल रहा था, जब भारत सदमे में था, उसी दौर में देश के गृह मंत्री और देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमित शाह भारत की महामहिम राष्ट्रपति से मिले। बस एक फ्रेम जारी हुआ, एचएम अमित शाह एंड ईएमए एस जयशंकर मीट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन। अब किस लिए मिले? ये फाइल लाल रंग की ही क्यों है? और ये तस्वीर, एक ही फ्रेम जारी किया गया, बस एक फ्रेम जारी किया गया, एक टेबल पे लाल फाइल रखी हुई है और एक फाइल अमित शाह जी के हाथ में। तो क्या ये दोनों फाइल एक विदेश मंत्रालय और एक गृह मंत्रालय का है? इसके बारे में अब तक कोई पुख्ता जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दी गई। चाहती यदि सरकार तो इस फ्रेम को भी उजागर नहीं किया जाता। ये पीआईबी के द्वारा ये जारी करवाया गया और ये तस्वीर अमित शाह सेंटर में है और ये तस्वीर दी जा रही है पीआईबी के माध्यम से मीडिया को, जिसमें एस जयशंकर और अमित शाह हैं। एस जयशंकर साथ में क्यों हैं? माना जा रहा है कि पूरी गुत्थी एस जयशंकर ने सुलझा दिया है राहुल गांधी को लेकर के, राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता को लेकर के और राहुल गांधी का देश के बाहर भारत के खिलाफ षड्यंत्र को लेकर के। आमतौर पर यह माना जाता है कि राहुल जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं वो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र करते हैं। एस जयशंकर ने अमित शाह के निर्देश पर, चूंकि अमित शाह को ही निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट से है कि राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता के संबंधित जो दस्तावेज हैं, जिसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि 2008 में राहुल गांधी ने टैक्स भरा था लंदन में, वो ब्रिटिश नागरिक हैं। ये पूरा दस्तावेज चीख चीख करके कह रहा है। ये दस्तावेज सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने शामिल किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में भी राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता का मामला है और दोनों चीजों को जरा गौर से समझिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मामला है वो शिशिर के द्वारा है, वो कर्नाटक के बीजेपी के कार्यकर्ता माने जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी है। सुब्रमण्यम स्वामी क्या है ये कहना मुश्किल है। सुब्रमण्यम स्वामी की जो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका है, वो याचिका शिशिर की याचिका से टोटली अलग है। शिशिर की याचिका पर दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी करके कहा कि इसमें आप बताइए कि ये दस्तावेज में कितना दम है। गृह मंत्रालय तारीख लेती रही,
लेकिन राहुल गांधी पर ना हां बोला ना बोला। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में जो मामला है उसे गृह मंत्रालय इग्नोर नहीं कर सकता। दरअसल उसमें गृह मंत्रालय को सीधे पार्टी बनाया गया है और सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक है या नहीं। हमारा मतलब यह है कि क्या गृह मंत्रालय राहुल गांधी को बचा रहा है, क्या संसद के अंदर एक ऐसा विदेशी नागरिक है जो नेता प्रतिपक्ष बन गया है, और क्या सरकार जानबूझ करके इसे पाल रही है। इसमें सीधा आरोप गृह मंत्रालय पर है और इस मामले को गृह मंत्रालय इग्नोर नहीं कर सकता। तो क्या जानबूझ करके इलाहाबाद हाईकोर्ट के बदले सरकार दिल्ली हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखना चाह रही है और यह दस्तावेज उसी से जुड़ा हुआ है? क्या इस लाल फाइल में जो कुछ भी है वो राहुल गांधी की पूरी कुंडली है? प्रधानमंत्री मोदी ने अभी बीकानेर में कहा था कि मेरा दिमाग ठंडा है। मोदी ठंडा होकर के सोचता है, लेकिन मोदी के रगों में गर्म खून है। फिर उन्होंने कहा कि आजकल वो खून गर्म सिंदूर बनकर बह रहा है। ये बात हम जब अक्सर कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी ठंडा करके खाते हैं, तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कहते थे कि बहुत ठंडा खाने से तबीयत खराब हो जाती है। नरेंद्र मोदी इसे एक नैरेटिव के तहत कह रहे हैं कि वो धैर्य के साथ है। अब जरा इस चीज को समझिए कि एकाएक ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ने वाले लोग एस जयशंकर के पीछे पड़ गए। इन सबको लगता है कि जयशंकर नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है, जयशंकर अमित शाह की तरह घाघ नहीं है, जयशंकर नरेंद्र मोदी की तरह घाघ नहीं है, जयशंकर देश के रक्षा मंत्री की तरह नहीं है। ये चूंकि पूरा मामला इन पे कायदे से रक्षा मंत्री पर अटैक करना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि राफेल के मामले में इन्होंने सब कुछ आजमा लिया। कांग्रेस ने भारत द्रोह के हर खेल को आजमा लिया। राफेल किसी तरह से भारत के सेना के पास ना आ सके, इसके लिए पूरा जद्दोजहद हो गया। राफेल के में दलाली ली गई, इसकी पूरी जद्दोजहद कोशिश हो गई, क्योंकि इस देश में सेंटिमेंटल मुद्दा रक्षा से जुड़ा हुआ रहा है। बोफोर्स तोप दलाली में राहुल गांधी के अब्बा जान की पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। उनकी कुर्सी जो 425 सीट पाए हुए थे राजीव गांधी, वो राजीव गांधी 4 साल के अंदर तबाह हो गए और उस राजीव गांधी ने 1989 में जल्दबाजी में चुनाव कराया और 89 का चुनाव वो बुरी तरह हार गए। जो 425 सीट लेकर के केंद्र की सत्ता पर काबिज हुआ, न भूतो न भविष्यति वाला अब तक की स्थिति हो चुकी हुई है कि नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, मोदी की लोकप्रियता में भी 400 पार नहीं किया गया। लेकिन इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या के बाद जो सहानुभूति लहर हुई, उसमें राजीव गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने 425 सीट पा लिया। लेकिन राहुल गांधी के पिता, ऐसा कई बार लगता है कि मेंटल लेवल का राहुल से भी कमजोर था कि वो 3 साल भी ढंग से सरकार नहीं चला पाए। 1985 के चुनाव में जो राहुल गांधी के पिताजी 425 सीट पाए, वो 1986-87 आते आते ढलमला गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह समेत कई लोग पार्टी से बाहर हो गए और इस कदर कमजोर हो गए कि 1979 का चुनाव वो बुरी तरह से हार गए। फिर 1991 में दोबारा लोकसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस ने जो षड्यंत्र किया, उसकी परिणति ये हुई कि दोबारा वो हार के ही कगार पर थी। लेकिन श्रीपेरुम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या के बाद से दक्षिण भारत में जो लीड कांग्रेस ने लिया, उसकी वजह से कांग्रेस की सरकार बन गई, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये कहानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजीव गांधी इतने पावरफुल बनकर के आए थे, लेकिन धड़धड़ा करके उनकी सत्ता चली गई बोफोर्स की वजह से। बोफोर्स चूंकि ऐसा सेंटिमेंटल इशू था कि क्या देश की रक्षा सौदे में दलाली हो सकती है, क्या देश के साथ दलाली हो सकती है, क्या राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन वाली जो छवि बनाई गई, वो धड़धड़ा करके गिर गई। बाद में कभी भी रक्षा सौदा इस ढंग से हुआ नहीं। इस देश में कायदे से समझिए, उसके बाद से सबके सब डरते रहे रक्षा सौदा करने से, क्योंकि रक्षा सौदा में हमेशा दलाली का खेल होता है। यह हिम्मत फिर अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में हुआ, तो फिर उसे ताबूत घोटाला का नाम दिया गया और फिर जॉर्ज फर्नांडिस जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को बदनाम किया गया। कांग्रेस का वो दांव सफल हो गया। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम जॉर्ज फर्नांडिस को देशद्रोही और बेईमान साबित करने में लग गया। इंडियन आर्मी की एक बड़ी टीम इसमें खलनायक बनाने की कोशिश हुई और फिर उसके बाद ताबूत घोटाला मामले में जो 2006 में मामला दर्ज किया गया, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जाने की एक बड़ी वजह ताबूत घोटाला में बदनाम करने का था। उसके बाद फिर से कांग्रेस की एक 10 साल की जो सरकार रही, उसमें कोई रक्षा सौदा नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि बेईमानों को हमेशा डर लगता था कि रक्षा सौदा के में जान जा सकती है।
लेकिन सोनिया की मनमोहनी सरकार कॉलगेट घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटाला दर घोटाला करती रही। और जब माल इतना कमा लिया कि अल्टीमेटली विदेश भागने की तैयारी कर ली गई। माना जाता है कि सोनिया गांधी को यह लग गया कि 2004 में तो उन्होंने सरकार बना लिया जोड़ तोड़ के मात्र 142 सांसदों की वजह से, लेकिन 2009 में वो बुरी तरह से हार जाएंगी। ऐसे में देश को लूट करके विदेश भागने की तैयारी हुई। इसीलिए कांग्रेस का जो मुखपत्र था, सोचिए कांग्रेस की सत्ता जब अपनी चरम पर थी, 2008 में नेशनल हेराल्ड को बंद कर दिया गया और नेशनल हेराल्ड की पूरी संपत्ति की मालकिन सोनिया और राहुल गांधी बन गए। और इसी बीच उसी 2008 में माना जा रहा है कि राहुल गांधी को विदेशी नागरिकता ले ली गई। 2007-8 में बताया जाता है कि राहुल ने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली और 2008 का वो दस्तावेज के माध्यम से सुब्रमण्यम स्वामी पूरा सबूत अदालतों में दे रहे हैं। कहने का मतलब ये कि इन सबको, इसका सोनिया और राहुल को लगता था कि पूरी लूट की संपत्ति लेकर के यदि बीजेपी की सरकार आ गई तो फिर वो जेल जा सकते हैं, तो विदेशी नागरिकता लेकर के मोटा माल लेकर के भागा जाए। लेकिन वो दोबारा 2009 में कांग्रेस की सरकार आ गई और दोबारा जब कांग्रेस की सरकार आ गई, उसके बाद पुराना भ्रष्टाचार का मामला खुलने लगा। 5 साल तक सरकार चली, नरेंद्र मोदी का उदय हुआ और फिर प्रयास उसी ढंग का हुआ। तो क्या 2008 में की जो नागरिकता के प्रमाण राहुल गांधी के हैं, वो नागरिकता राहुल गांधी ने वापस इंग्लैंड को कर दी? क्या वो फिर से सिर्फ भारत के नागरिक हैं? इसीलिए कांग्रेस की चुप्पी है कि चोरी तो की गई है, विदेशी नागरिक तो कभी थे। क्योंकि कांग्रेस हर मामले पे चुप हो सकती है, लेकिन मां और बेटे से संबंधित मामले में कांग्रेस कभी चुप नहीं होती। कांग्रेस नरसिम्हा मनमोहन सिंह के एसपीजी छीनने पर चुप्पी लगाई, लेकिन प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की एसपीजी जब छीनी तो कांग्रेस में उत्पात मच गया। मनमोहन सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। रूल यह बना कि 5 साल तक पूर्व प्रधानमंत्रियों को एसपीजी मिलेगा और पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को एसपीजी भी उसी समय उतने ही सब कार्यकाल तक मिलेगा, 5 साल तक मिलेगा। इस सीमा को राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी पार कर चुकी हुई थी। इससे उनकी एसपीजी छीन गई। उससे पहले उनकी एसपीजी मनमोहन सिंह की छीन चुकी हुई। मनमोहन सिंह की एसपीजी जब छीनी तो कांग्रेस ने चुप्पी लगाई, लेकिन जब सोनिया, राहुल और प्रियंका की एसपीजी छीनी तो कांग्रेस ने उत्पात मचा दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस कांग्रेस ने एसपीजी छीनने पर इतना उत्पात मचाया, वो कांग्रेस राहुल की विदेशी नागरिकता के मामले में वो पूरा कांग्रेस और पूरी इकोसिस्टम ने चुप्पी क्यों लगाई हुई है? इसका मतलब है दाल में काला है। और जब पूरी दाल ही काली नजर आ रही है तो देश के गृह मंत्री ने चुप्पी क्यों लगाई हुई है? देश के गृह मंत्री राहुल के खिलाफ वो दस्तावेज क्यों नहीं दे रहे? जब राहुल गांधी इतना बड़ा बड़ा षड्यंत्र करते हैं, जब राहुल गांधी दुश्मन देशों को अपने बयान से, अपने इकोसिस्टम के बयान से पाकिस्तान में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, भारत चीन वाले मामले में चीन के साथ चीन का नैरेटिव तय कर रहे हैं, तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? फिर याद आता है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो ठंडा करके खाते हैं, वो ठंडे दिमाग से सोचते हैं। तो ठंडा दिमाग ये कि विक्टिम कार्ड नहीं खेलने दिया जाए। जब जब विक्टिम कार्ड राजनीति में हुआ है, इंदिरा गांधी 2.5 साल के अंदर ही वापस आ गई। ये सामान्य नहीं था। बिहार में लालू यादव की यही परिणति होती रही। इस देश में जेल जाना, गिरफ्तार होना राजनेताओं के लिए ताकत रही। लेकिन पहली बार ये हुआ कि जब कांडी केजरी जेल गया तो वो खुद भी हारा, राज्य का चुनाव भी हारा। इसका मतलब सोशल मीडिया के दौर में देश का मिजाज बदल चुका है और प्रधानमंत्री मोदी उसी मिजाज को टेस्ट कर रहे होते हैं। तो क्या एस जयशंकर ने राहुल गांधी को लेकर के पूरा दस्तावेज की तैयारी कर ली है? क्या वो लाल फाइल में राहुल गांधी की पूरी तकदीर है, पूरा रिपोर्ट है? क्या यही वजह है कि जयशंकर का जो जलवा है, जयशंकर ने जिस तरह से राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर की तबाही की पूरी दस्तावेज तैयार कर ली, क्या यही वजह है कि जयशंकर के पीछे कांग्रेस और पूरा इकोसिस्टम पड़ा हुआ है? आजकल नरेंद्र मोदी को छोड़ करके, अमित शाह को छोड़ करके, मोदी सरकार के पूरे मंत्रिमंडल को छोड़ करके कांग्रेस और उसका पूरा मंत्रिमंडल जयशंकर के पीछे क्यों है? क्यों जयशंकर को खलनायक बनाए हुए? जयशंकर जैसा ड्राई ऑनेस्ट, जयशंकर जैसा तेज तर्रार, जयशंकर जिसका पॉलिटिकल करियर कुछ भी नहीं है, उस जयशंकर के पीछे क्यों पड़ गई है कांग्रेस? तब आपको सब समझ में आएगा। दरअसल कांग्रेस जयशंकर को जॉर्ज फर्नांडिस समझने की भूल कर रही है और यही भूल बहुत भारी है। दरअसल कांग्रेस जयशंकर को समझने में बहुत देर कर गई, इसीलिए कांग्रेस की तबाही की वजह है। दरअसल कांग्रेस
और सोनिया गांधी और राहुल गांधी जयशंकर को हल्के में लेते रहे, एक सिंपल डिप्लोमेट समझते रहे, एक सिंपल विदेश विभाग का एक अधिकारी समझते रहे। और आईएएस आईपीएस को जिस तरह से एक घरेलू नौकर सोनिया और कांग्रेस समझती रही है, जयशंकर को इतने ही हल्के में लेते रहे। इन्हें लगता रहा कि हम जैसे पालतू पालते थे, दुल्लत गुल्लत पालते थे, वैसे ही हम ये हमारे लिए घरेलू नौकर है और इसका पॉलिटिकल करियर कुछ नहीं, इसका कोई वोट बैंक नहीं, ये कहीं से चुनाव नहीं जीत सकता, इसे मनमोहन सिंह समझ लिया। दरअसल जयशंकर को कांग्रेस ने मनमोहन सिंह समझ लिया कि क्योंकि एक अधिकारी इसी ढंग का होता है, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हल्के होते हैं, लिजलीजे होते हैं। मनमोहन सिंह और जॉर्ज फर्नांडिस समझने की जयशंकर को मनमोहन सिंह और जॉर्ज समझने की गलती कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ चुकी हुई है। कांग्रेस को और पूरे उसके इकोसिस्टम को समझ आ चुका है कि जयशंकर ने कब्र खोद दी है। वो लाल फाइल दरअसल राहुल गांधी के कब्र की तैयारी है। और ये मैं बार बार कह रहा हूं, इस वीडियो को संभाल कर रखिएगा। राहुल गांधी के खिलाफ जो दिल्ली हाईकोर्ट में दस्तावेज पेश होगा, उसमें जयशंकर की ही दस्तावेज होंगे, तब समझ में आएगा कि क्या है। दरअसल नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जयशंकर मनमोहन सिंह जैसे लिजलीजे नहीं, वो जॉर्ज फर्नांडिस जैसे सुदंग भी नहीं है, वो अजीत डोभाल हैं, इस देश की पूंजी हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने उन सब नॉन पॉलिटिकल लोगों को भी इकट्ठा किया, जिसमें अजीत डोभाल जैसे लोग हैं, जिसमें जयशंकर जैसे लोग हैं, जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। मंत्रिमंडल में भी उन्होंने चुन चुन कर रखी। देश का गृह मंत्री राजनाथ सिंह को हटा करके अमित शाह को बनाना कोई सामान्य मामला नहीं था। दरअसल मोदी के चयन पर नजर रखनी चाहिए थी। जयशंकर पर नजर सोनिया गांधी को तब रखनी चाहिए थी जब सुषमा स्वराज का सेक्रेटरी इन्हें बनाया गया। और उससे भी ज्यादा जब भूल हुई तो जब सुषमा जी के जगह पे जयशंकर जैसे एक अधिकारी को जब विदेश मंत्रालय दिया गया, तो इस समय समझना चाहिए था। सही मायने में सोनिया कांग्रेस ने बहुत देर कर दी और यही उनकी बर्बादी की वजह है। मोदी ठंडे दिमाग से सोचते हैं और इसीलिए कुछ समय बीत जाने दीजिए, देश को जो पता चलेगा, देश का सर्वप्रथम परिवार किस तरह से देश की तबाही की वजह बना, उस लाल फाइल के सबूत और साक्ष्य जब जयशंकर खुद खोल करके दुनिया के सामने रखेंगे, अदालत के सामने रखेंगे, तो पूरा फैक्ट खुल कर आएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट आपको पसंद आए कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बार बार कहता हूं, शो का आपस में अपने कलीग से, अपने मित्रों से जहां बैठते हैं वहां चर्चा कीजिए, ताकि इसे हम दूर तक इस नैरेटिव वार में हम मजबूती से भारत के खिलाफ चल रहे नैरेटिव को हम काट सकें। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आया तो बेल आइकन दबाइए और ज्वाइन बटन के साथ चैनल का मेंबर बनकर के हमें सहयोग जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।